हम लोगों का मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, या जिसको बोलते हैं कई बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पे पहले थ्योरी किया, फिर मैंने अलग से कुछ वीडियोस बनाए जहां पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल का सिर्फ क्या किया, प्रैक्टिस किया। तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या है कि थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। तो मैंने अलग से 4 वीडियो बना के आप लोगों को भेजे और आप लोगों ने उसको भी देखा होगा। तो हम लोगों को मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पे आना है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मोल कॉन्सेप्ट की कंपैरिजन में ये काफी सिंपल चैप्टर है और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब कि सिंपल से फॉर्मूले होंगे, वैल्यू रखोगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ज्यादा इसमें सोचना नहीं। मतलब बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है ये। तो और ये चैप्टर इवन कई बार मतलब आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। ये एक ऐसा चैप्टर है केमिस्ट्री में जो क्लास 10 तक सब लोगों को 2 बार पढ़ाया जाता है। मतलब अलग अलग नाम से, कभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से 2 बार तो सबको पढ़ाया जाता है, किसी भी बोर्ड में हो। तो इसमें देखो करना क्या है, हमें एटम का डिस्कवरी करना है। तो देखो मॉडर्न केमिस्ट्री में एटम के बारे में किसने बताया, डाल्टन ने। कि मॉडर्न केमिस्ट्री में डाल्टन ने सबसे पहले साइंटिस्ट था जिसने एटम के बारे में बताया। फिर डाल्टन के बाद क्या है कि बाद के साइंटिस्ट जो थे उनको लगा कि अब एटम्स को भी फर्दर हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने इसको बोला सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल में जो पहला जो पार्टिकल डिस्कवर हुआ उसका नाम था इलेक्ट्रॉन, जिसकी डिस्कवरी की थॉमसन ने। फिर सेकंड जो पार्टिकल था उसका नाम था प्रोटॉन, जिसकी डिस्कवरी किया रदरफोर्ड ने या गोल्डस्टीन ने। और थर्ड जो पार्टिकल है उसका डिस्कवरी किया जेम्स चैडविक ने। तो देखो कैसे डिस्कवर हुआ, पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है इसमें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड एक्सपेरिमेंट, तो ये जो एक्सपेरिमेंट जो है इसके बारे में आप सब लोग पढ़ लेना। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 8 9th में सब लोगों को पढ़ाया जाता है, सब लोगों ने पढ़ा होगा कैथोड एक्सपेरिमेंट के बारे में। आपके बुक्स में, एनसीईआरटी में या फिर आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा उसमें दिया हुआ है होगा, आप इसको पढ़ लेना। कैथोड एक्सपेरिमेंट मतलब वही कि कुछ रेडिएशंस होते हैं जो निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, जिसको हमने बोला कैथोड। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, देखो आपके पास ये एक ग्लास ट्यूब है और ग्लास ट्यूब में क्या है कि ये एक निगेटिव प्लेट है। इसको मैं बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रहा, बस मेन चीजें समझती है। एक निगेटिव प्लेट है और एक पॉजिटिव प्लेट है, और निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ रेडिएशन जाते हैं। कुछ रेडिएशन से निगेटिव की पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, इसको हमने बोला, इसी को बोला कैथोड रे। ठीक है, तो इसी को बोला कैथोड रे। इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, वो सब चीजें मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। तो ये आपका होता है कैथोड रे। अब हम लोग इसके बारे में कुछ चीजें समझते हैं। कैथोड रे को एक्चुअल में जे थॉमसन ने कैथोड रे को बोला, ये आपके पास ये है आपका एक्सट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इसने बोला एक्सट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जे थॉमसन ने कैथोड रे को बोला एक्सट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको बोला कि वो इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिवली चार्ज, उसने उसको इलेक्ट्रॉन बोला। बाकी ये मैकेनिकल इफेक्ट होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, वो सब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ लेना। आपके पास जो भी बुक होगी उसमें पढ़ लेना, दिया होता है, किसी काम का नहीं होता। वैसी चीजें ना आगे सीटी जैसे एग्जाम में आता है, ना जेई में, ना नीट, ना जेई एडवांस, किसी एग्जाम में नहीं आता। पढ़ लेना, पता होना चाहिए, आने को मतलब आ सकता है पर चांस इज वेरी लो, मतलब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। पढ़ लेना, बहुत सिंपल, उसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। इसमें मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं उसको समझना है। तो जे थॉमसन ने इसमें क्या गौर किया कि जे थॉमसन ने क्या देखा कि इसके अंदर जो गैस है, मतलब देखो मैं वो बता रहा जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे क्वेश्चन आ सकता है, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो जे थॉमसन ने क्या गौर किया कि अगर ट्यूब के अंदर का गैस बदलते हैं तो उसके बाद भी ये जो रेडिएशन जो थे उसका चार्ज और साइज, मतलब चार्ज और जो मास का जो रेशियो था वो चेंज नहीं होता है। मीन्स उसने ये एक्सपेरिमेंट मान लो हाइड्रोजन गैस पे किया, ऑक्सीजन गैस पे किया, नाइट्रोजन गैस पे किया, तो हर बार उसको क्या दिखा कि इसमें चार्ज अपॉन मास का रेशियो, मीन्स कैथोड रे के लिए चार्ज अपॉन मास का रेशियो ये कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट।
ठीक है, कांस्टेंट रहता है। और इसका वैल्यू Q बाई चार्ज का सिंबल Q होता है, स्मॉल क्यू, और मास का सिंबल M। इसका वैल्यू मिला 1.76 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर केजी, ये इसका वैल्यू मिला। तो चार्ज पे मास का रेशो कितना मिला? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर केजी, ये मिला। ठीक है, तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि आप गैस कोई भी लो, पर हर बार चार्ज अपॉन मास का रेशो Q बाई M का रेशो, हर बार चार्ज अपॉन मास का रेशो यही आता है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर केजी। ठीक है, ये जे थॉमसन ने ये पाया उसको। बस इतना आपको ध्यान रखना होता, क्या गैस को बदलने से चार्ज में मास का रेशो चेंज नहीं होता, वो ऑलवेज कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू ये होती है। बस इतना ही, बाकी सब आप पढ़ लेना। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, कैथोड को उसने बोला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बाद में चल के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम मिलिकन। मिलिकन लिख लो या मिलिकन लिख लो, मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम मिलिकन ऑल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ने क्या है, एक एपरेटस बनाया, उसमें ऑयल को गिराया और उसने क्या कि कूलॉम फोर्स मींस चार्ज के फोर्सेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस किया और फिर सॉल्व किया। तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और कुछ चीजों को सॉल्व किया। अब वो जो एक्सपेरिमेंट में जो किया या फिर जो कैलकुलेशन किया वो भी आपके लेवल का नहीं है। एक्चुअल में भी आपको कूलॉम के फोर्स का फॉर्मूला और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला नहीं पता होगा। ग्रेविटेशनल तो पता हो, कूलॉम नहीं पता होगा, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं। एक्चुअल में ये हमारे सिलेबस में है भी नहीं, तो सिलेबस में है नहीं तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। तो बस याद रखना कि मिलिकन ने क्या है, एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल को गिराया और उसने क्या है कि फोर्सेस को बैलेंस किया, किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को। और उसको क्या मिला, एक्चुअल में उसने निकाला इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या मिला, याद रखना, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिला वही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसने कैलकुलेट किया, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज कहीं से निकला नहीं, उसने कैलकुलेट करके निकाला। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने मतलब फोर्सेस को बैलेंस किया, सॉल्व किया, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मिला वो मिला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। आगे माइनस साइन होगा पर अभी साइन पे नहीं फोकस करें, ये इसकी वैल्यू है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ये आपका स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। ध्यान रखना कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये होता है स्मॉलेस्ट पार्ट, मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं होता, इससे छोटा चार्ज नहीं होता, ये आपका स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, ये उसको मिला। और हम लोगों ने कैथोड रे में ऑलरेडी देख लिया था कि मतलब चार्ज अपॉन मास का रेशियो क्या होता है, वो होता है 1.76 इंटू 10⁻11। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो Q बाई M का वैल्यू है 1.76 10⁻11 कूलॉम पर केजी, और हम लोग चार्ज की वैल्यू को पुट करते हैं तो मास क्या आएगा, इधर ले आएंगे, तो 1.6 इंटू 10⁻19 और 1.76 इंटू 10⁻11। इसको सॉल्व करने पे ये आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आ गया इससे। ठीक है, ये आपके पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज और मास का रेशियो कैथोड रे से आया, मिलिकन ने ऑल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, उससे हमारे पास चार्ज है, क्या क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखना ये एक्सपेरिमेंट किया और ये चार्ज आया, और हमने इसको पुट किया तो इससे हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। और बाकी इलेक्ट्रॉन का किसने डिस्कवरी किया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था किसने, जे थॉमसन ने। बस इतने बातों को याद रखना मैंने जो बताया। इसके अलावा कैथोड एक्सपेरिमेंट में कुछ भी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना चाहो वही आप किसी बोर्ड की बुक से या किसी भी मटेरियल से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, पर वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो साइंटिस्ट लोग तो समझदार होते हैं, साइंटिस्ट लोगों पे कोई डाउट तो कर नहीं सकते हैं, समझदार है। देखो अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है तो उसके मेडिसिन कौन बना रहा है, आप और हम किस चीज की दुआ करें कि भाई साइंटिस्ट लोग कोई दवा बनाओ, तो वही दवा तो वही बनाने वाले तो इंटेलिजेंट तो होते हैं, इनमें कोई डाउट नहीं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं।
तो जब जे थॉमसन ने सोचा कि कैथोड से रेडिएशन जा रहा है, नेगेटिव वाले से रेडिएशन जा रहा है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। और साइंटिस्ट पता ही इंटेलिजेंट होता ही है, तो उसने सोचा कि यार नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। जब जे थॉमसन को लगा तो उसने सोचा कि पॉजिटिव से नेगेटिव भी आना चाहिए। बस उसने सोचा कि जब कोई रेडिएशन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो कोई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी आएगा, तो उसको बोला एनोड रे। तो बस गोल्डस्टीन ने क्या है कि एक एक्सपेरिमेंट किया, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, और उसने क्या देखा कि कुछ पॉजिटिव रेडिएशंस पॉजिटिव प्लेट मींस एनोड से कैथोड की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या मिला, कुछ पॉजिटिव मटेरियल या कुछ पॉजिटिव रेडिएशंस क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, जिसको उसने बोला एनोड। ठीक है, समझ में आ गया, ये गोल्डस्टीन ने किया। अब इसमें देखो समझने वाली बात है, गोल्डस्टीन में इसने क्या चीजें गौर की, इसने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखा कि वो जो गैस ट्यूब था, गैस ट्यूब मतलब वही जो ट्यूब जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अगर आप गैस ट्यूब का गैस बदलते हो तो चार्ज बाय मास का रेशियो एनोड रे मींस पॉजिटिव रे के लिए हर बार बदलता है। तो एनोड रे के लिए चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो है वो क्या है, नॉट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं है। तो मैं जो बता रहा हूं यही इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, बाकी कोई चीजें नहीं पूछी जाएंगी। तो देखो मतलब देखो एग्जाम में क्वेश्चंस कम आते हैं तो रिलेवेंट चीजें पूछी जाती है, रिलेवेंट जो काम को होता है, ऐसे कुछ भी आलतू फालतू कुछ भी पूछ लिया। तो क्या मतलब गोल्डस्टीन ने क्या देखा कि अगर आप गैस को चेंज करते हो तो चार्ज अपॉन मास का रेशियो, चार्ज अपॉन मास का रेशियो एनोड रे के लिए हमेशा चेंज होता है और वो कांस्टेंट नहीं होता है। मींस चार्ज अपॉन मास रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है, वो हमेशा चेंज होता है। किसके लिए, एनोड रे के लिए। और देखो अब चेंज होता है, और इसमें और इंटरेस्टिंग उसने क्या देखा, सबसे हल्का गैस कौन है, हल्का गैस सबसे कौन, हाइड्रोजन। तो सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास कम होगा। तो हाइड्रोजन के केस में क्या देखा, चार्ज बाय मास रेशियो एनोड रो का मैक्सिमम आया। तो क्या आया कि हाइड्रोजन गैस क्या है, ये सबसे लाइटेस्ट गैस है, बताइए सबसे लाइटेस्ट गैस है। तो इसके केस में क्या आया कि चार्ज अपॉन मास रेशियो, मतलब किसका, एनोड रे का, एनोड रे का चार्ज बाय मास रेशियो मैक्सिमम आया, मैक्सिमम। जब गैस कौन सा था, हाइड्रोजन गैस। तो गोल्डस्टीन ने क्या देखा, अगर आप हाइड्रोजन गैस का यूज करते हो तो चार्ज बाय मास रेशियो क्या आता है, चार्ज बाय मास रेशियो मैक्सिमम आता है। कब, जब गैस होता है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस लेने पे चार्ज बाय मास का रेशियो मैक्सिमम आता है। तो यहाँ पे क्या है कि यही गौर किया कि चार्ज बाय मास रेशियो बदलता है गैस को बदलने पे। आगे चल के क्या है, जब साइंस थोड़ा डेवलप हो गया तो लोगों ने सोचा कि भाई ये क्या है, मतलब कैथोड रे भी है, एनोड रे है, क्या ये कोई जादू है। मतलब अरे पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया, मतलब चलो जे थॉमसन को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। फिर गोल्डस्टीन को भी थोड़ा बहुत आइडिया नहीं लगा, बस उसने देखा कि बदल रहा है। तो आगे चल के क्वेश्चन है कि ये क्या है, कोई जादू है क्या यार, मतलब दो प्लेट लगा दी, रेडिएशन निकल रहे, कुछ मैजिक चल रहा है, जैसे मूवी नहीं होती कि सुपरमैन सुपर हीरो, कुछ भी जादू चल रहा है। मतलब क्या है ये रेडिएशन सा, कुछ तो होगा ना इसमें। तो जब साइंस डेवलप हुआ तो हमने क्या देखा, एक्चुअल में क्या होता है कि ये देखो जो गैस ट्यूब है, अरे जो ट्यूब है इसके अंदर कोई ना कोई गैस है, और आप देखो एक्सपेरिमेंट करते वक्त क्या होता है कि जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल वो बहुत हाई होता है। मतलब इसमें ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट होता है वो मिनिमम 10,000 वोल्ट। देखो घर पे जो करंट आता है वो होता है 220 वोल्ट, मतलब 220 वोल्ट। ऐसा ही होता है फोन और में जो चार्जिंग में लगा होता है 5 वोल्ट 6 वोल्ट, वैसे 6 वोल्ट का होता है, तो बहुत छोटा। ये कितना, इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कम से कम कितना वोल्टेज चाहिए, 10,000 वोल्ट। तो जब एक्सपेरिमेंट करना था तो कितना पोटेंशियल चाहिए, 10,000 वोल्ट, बहुत ज्यादा पावरफुल। अरे ये लगाते हैं, कई बार देखा होगा जब कोई आदमी पागल हो जाता है तो होता है ना, उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक दो। इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, वो यही होता है, हाई पोटेंशियल दिया, तो हम लोग उसको बहुत हाई पोटेंशियल दे रहे हैं।
अब इतना हाई पोटेंशियल दिया। अब देखो जब आदमी पागल होता है या कई बार होता है आदमी मर गया तो उसको होता है ना इलेक्ट्रिक शॉक देके जिंदा करते हैं। तो इतना पावरफुल पोटेंशियल देने से एक मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो जाता है, कई बार मूवी में जिंदा ही होता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, झटका देते हैं। तो गैस की क्या होगा, गैस भी कुछ ना कुछ कर ही देगा। तो अब इतना हाई पोटेंशियल दिया तो गैस बेचारे को अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ता है। समझते क्या है इसको, एक एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आराम से समझते, कोई दिक्कत नहीं। ये न्यूक्लियस है, यहां पे एक प्रोटॉन है और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब समझ लो कि न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, ठीक है, ऐसे समझ लो। ऐसे समझो कि ये मैग्नेट है, समझ लो ये मैग्नेट है और ये एक आयरन का रॉड मैं ले गया, चिपक गया। अरे आयरन का रॉड मैग्नेट पे चिपक गया। अब मुझे अगर आयरन को खींचना है तो दम लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगा, तभी दूर होगा ना। अरे मैग्नेट है और ये आयरन जाके चिपक जाएगा। अब इसको अलग करने के लिए मुझे एनर्जी लगाना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा, तो वही होता है ये। तो देखो न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो दोनों में देखो अट्रैक्शन होगा ना ये। अब इलेक्ट्रॉन को अगर खींचना है, बाहर निकालना है, तो दम लगाना पड़ेगा। वो दम कौन लगाएगा, ये पोटेंशियल। अरे पोटेंशियल लगाया ना, यही दम लगाएगा। ये दम कौन लगा रहा, पोटेंशियल। तो इतना हाई पोटेंशियल लगाया, मीन्स आपने बेचारे गैस को जिंदा नहीं छोड़ा एक तरह से, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन ही निकाल दिया, उसको जिंदा ही नहीं छोड़ा। तो इतना हाई पोटेंशियल अप्लाई किया तो क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन, देखो प्रोटॉन तो अलग रह गया और उससे इलेक्ट्रॉन अलग हो गया। मतलब क्या हुआ आप समझो। अरे हाइड्रोजन होता है, आप लिखते हो ना H+, अरे H+ का मतलब यही है, और प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर। तो बहुत हाई पोटेंशियल अप्लाई करने से, बहुत हाई पोटेंशियल अप्लाई करने से एटम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। अरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, खींचना है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन खींचना है, दम लगाना है, तो इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आपने पोटेंशियल बहुत ज्यादा लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन बेचारा बाहर निकल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं कैथोड, और इसको बोलते इसी पॉजिटिव। अरे आपको आराम से सोचो, आराम से। ये ग्लास ट्यूब है, इधर नेगेटिव प्लेट है, अरे यही होता है ना, ये नेगेटिव प्लेट, और इधर पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। एकदम जबरदस्त पोटेंशियल, कितने का, 10,000 वोल्ट का। अंदर जो गैस बेचारी भरी थी आयनाइज हो गई, एकदम आयनाइज, पता होगा ना, आयनाइज, आयन बन गए, आयन। अंदर जो गैस भरी थी बेचारी आयनाइज हो गई। एग्जांपल मान लो हाइड्रोजन टूट गया, अब टूट के क्या बना, H+ और E-, एकदम एनर्जी बड़ा टूट। अब जैसे ही टूटा, इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा, तुरंत इधर, और ये कहां भागेगा, इधर। तो इसी को बोला एनोड और इसको बोला कैथोड। ये होता है एक्चुअल में। तो समझ में आपके पास एनोड और कैथोड क्या होता है। तो क्या होता है, ड्यू टू वेरी हाई पोटेंशियल गैस प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब इज आयनाइज्ड। चलो पहले एक एग्जांपल और समझते हैं। सपोज कर लो, चलो ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस ले ले, ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। देखो पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करने से नहीं होगा कि 8 निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता कि 8 एक बार में इलेक्ट्रॉन, अरे एक ही पहले निकलेगा। तो देखो क्या होगा, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे पॉजिटिव चार्ज आया तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ट्यूब है, आप इसको समझो ट्यूब को, ट्यूब में क्या है, इधर साइड क्या है, नेगेटिव, इधर साइड क्या है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ऑक्सीजन पॉजिटिव इधर जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। अब देखो क्या है, यहां पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कैथोड में तो बार बार इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसका चार्ज और मास सेम होगा, इसीलिए उसका चार्ज और मास का रेशियो सेम होता है। अरे ऑक्सीजन गैस लो, हाइड्रोजन गैस लो, वो तो सेम आ रहा है ये, पर एनोड को देखो, चार्ज +1, चार्ज +1, ठीक है, पर मास देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का मास 1
ऑक्सीजन का मास 16 मास 16, मास बदल गया तो चार्ज बाय मास रेशियो बदल गया। समझ में आ रहा होगा? फिर से मैं रिपीट करता हूं। कैथोड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, चार्ज सेम मास सेम, दोनों में देखो सेम है, तो इसलिए कैथोड में क्या होता है, चार्ज पे मास का रेशियो सेम आता है। ठीक है। एनोड पे देखो +1 चार्ज तो भाई सेम है, पर यहाँ पे मास कितना है 1, यहाँ मास कितना है 80, मास बदल रहा है। अरे यही एनोड होता है, यही पॉजिटिव वाला, तो मास बदल रहा है तो चार्ज पे मास का रेशियो बदल जाता है। किसके लिए? एनोड के लिए। अब सबसे कम मास किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो देखो चार्ज तो सेम है +1, पर मास तो बदल रहा है ना, मास बढ़ रहा है। तो जब मास कम होगा हम लोग क्या निकालते हैं? चार्ज अपॉन मास का रेशियो। तो क्या है, जब मास कम होगा तो चार्ज पे मास का रेशियो ज्यादा होगा। तो सबसे कम मास किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो इसलिए एनोड रे जो होता है, एनोड रे, वहां पे चार्ज बाय मास का रेशियो सबसे ज्यादा किसके लिए आता है? हाइड्रोजन के इसके लिए। अब दूसरी बात क्या याद रखने की, ड्यू टू वेरी, आप लिख लो, मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लो, ड्यू टू वेरी हाई पोटेंशियल गैस प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। आप वीडियो को पॉज करके लिखते रहना, मतलब जब लगे कि यहां पर रुको ना तो रोक के लिखते रहना। ड्यू टू वेरी हाई पोटेंशियल gas present inside the tube is ionized. Negative part that is electron is known as cathode, and positive part that is cation, and positive part that is cation is known as anode. अरे कटायन होता है, पॉजिटिव पार्ट को कटायन बोलते हैं, पॉजिटिव आयन को कटायन बोलते हैं। And positive ion that is cation is known as anode. ठीक, मैं रिपीट करता हूँ। नेगेटिव पार्ट that is electron is known as cathode, and positive part that is cation is known as anode. पॉजिटिव पार्ट cation, उसको बोलते हैं एनोड। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ तक क्या कर लिया, किसकी डिस्कवरी, वही आपके पास कर लिया, गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव बता दे कि कुछ पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब इसके बाद जेम्स चैडविक, बहुत साल गुजर गए। देखो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, देखो मुझे एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं, और ये क्या है कि हिस्ट्री तो है नहीं जहाँ पे ईयर पूछे को बताओ किस सन में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुआ। ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में नहीं आते, तो मुझे भी एग्जैक्टली ईयर नहीं याद है एक्चुअल में कब उसने डिस्कवर किया, पर 1882 के आसपास डिस्कवर किया था। मीन्स 1880 मान लो, 80 या 1880 या 1882 के आसपास इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। और 1893 या 94 के आसपास, उससे 10-12 साल बाद किसकी डिस्कवरी हुआ? प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया और प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया। तो उसके बाद करीब करीब 40 साल में, 40 साल समझ रहे हो, बहुत बड़ा टाइम होता है, 40 ईयर्स। अभी आप लोगों की एज भी नहीं होगी 40 ईयर, मतलब 40 ईयर बाद करीब करीब 1936 के आसपास, तो एक पार्टिकल डिस्कवर हुआ जो था न्यूट्रल पार्टिकल, पर उसमें मास था, जिसका नाम था न्यूट्रॉन। तो 1936 में जाके एक न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर है जिसका नाम है न्यूट्रॉन। तो कैसे डिस्कवर हुआ? तो जेम्स चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम पे हीलियम का बम्बार्डमेंट करवाया। मीन्स दोनों में बम्बार्डमेंट का मतलब कोलिजन, बहुत हाई फास्ट कोलिजन करवाया, और इससे क्या बना? कार्बन, और एक पार्टिकल रिलीज हुआ जिसका मास था 1, चार्ज 0 मास 1, चार्ज 0 मास 1। इसको क्योंकि कोई चार्ज नहीं था इसलिए इसको बोला न्यूट्रॉन। इसको बोला न्यूट्रॉन। एक क्वेश्चन देखो हमेशा इसमें उठता है कि भाई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इतनी लेट क्यों हुई? 40 साल बाद इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्रोटॉन मिल गया, अरे एक एटम था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट डिस्कवर हो गया था, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया था। इवन इसके पहले तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके न्यूक्लियस भी डिस्कवर कर दिया कि चलो इलेक्ट्रॉन, अभी वही हमारा अगला टॉपिक वही कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया, पर न्यूट्रॉन ही डिस्कवर नहीं हुआ। तो न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ, न्यूट्रॉन क्या है कि काफी लेट डिस्कवर हुआ। तो क्यों लेट क्यों डिस्कवर हुआ ये समझते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं जो मुझे बहुत पसंद है, मैं काफी ज्यादा एग्जांपल देता हूँ।
तो जैसे मान लो कि आप लोगों की सोसाइटी, मान लो आप किसी बिल्डिंग में रहते हो या फिर आप किसी कॉलोनी में रहते हो, तो वहाँ मान लेते कि 50 लोग रहते हैं, 50 लोग। अगर 50 लोग में मान लेते कि 5 लोग क्या है कि लड़ाई करते रहते, सबसे मारपीट करते रहते हैं, तो उन 5 लोगों के बारे में क्या होगा, पूरी सोसाइटी को, पूरी बिल्डिंग को तुरंत पता चल जाएगा कि ये 5 लोग ऐसे ऐसे हैं, तो उनके बारे में तुरंत पता चल जाएगा। तो वैसे पीरियोडिक टेबल में, जैसे समझ लो पीरियोडिक टेबल में वैसे एलिमेंट है आपके एल्किली मेटल या हेलोजन, जैसे लिथियम, सोडियम, आपके पास पोटेशियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है। सोडियम तो इतना रिएक्टिव होता है, पता है, पानी में डालते आग लग जाती है। तो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इनके बारे में क्या है, सबको पता चल जाए, मतलब इनकी डिस्कवरी बहुत पहले हो गई। इवन आप एलिमेंट की डिस्कवरी पूछो तो इनकी डिस्कवरी आज से 200-300 साल पहले हो गई। जैसे वाटर की डिस्कवरी तो बहुत पहले हो गई। हाँ, वाटर का फॉर्मूला H2O नहीं पता, तो उसकी डिस्कवरी पहले हो गई। इवन स्टार्टिंग में तो वाटर को भी एक एलिमेंट समझा गया, पर बाद में पता चला वाटर एक एलिमेंट नहीं, वाटर एक कंपाउंड है। अरे कंपाउंड का मतलब वहां पे 2 एटम ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहले समझा गया कि वाटर में एक ही एटम होता है, मतलब वो एक एलिमेंट समझा गया। शुरू में ऐसी हिस्ट्री है, मतलब अगर आप पढ़ोगे हिस्ट्री ऑफ वाटर तो उसमें यही है कि स्टार्टिंग में वाटर को भी एक एलिमेंट समझा गया, बाद में पता चला कि वाटर एक एलिमेंट नहीं है, कंपाउंड है। तो सोसाइटी का मैं एग्जांपल दे रहा, तो मान लो कि अगर 5 लोग एकदम लड़ाकू टाइप है, फाइटर टाइप है, तो उसके बारे में पूरा सोसाइटी को पता चल जाएगा, अरे 5 लोग हैं ऐसे वैसे। और उन 50 लोगों में मान लो कि 2 लोग ऐसे जो बहुत सीधे साधे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपने काम से काम रखते हैं, अपने घर पे रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, मान लेते हैं, अपने काम से काम, किसी से कोई मतलब नहीं। तो वैसे लोग अगर आपके घर के इवन बगल में भी रहते हो, तो आपको कई साल हो सकता है पता भी नहीं चले कि एक ऐसा आदमी रहता है। क्यों? क्योंकि वो दिखता ही नहीं, बाहर जाता है, घर आता है, अपने काम से काम रखता है, किसी से कोई मतलब नहीं। तो उसके बारे में पता करना काफी डिफिकल्ट होता है। वही सेम चीज केमिस्ट्री में देखो, जो गैसेस आपका नॉन रिएक्टिंग, जैसे कि इनर्ट गैस, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, तो उनकी डिस्कवरी बहुत लेट हुई। क्यों? क्योंकि वो इनर्ट गैस थे। इनर्ट गैस से किसी से कुछ कर ही नहीं रहे, तो पता कैसे चलेगा? अरे पता तो तब चलेगा ना जब रिएक्शन करेगा। अगर एक रूम में मान लो कुछ गैसेस है, मान लो कोई गैस रिएक्शन कर गया तो उसका पता चल जाएगा कि चलो ये गैस प्रेजेंट है। अब कोई गैस कुछ कर ही नहीं रहा है, तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो वही सेम न्यूट्रॉन के साथ था। न्यूट्रॉन क्या था? चार्जलेस। अब आपने नेगेटिव प्लेट लगाया तो पॉजिटिव पार्टिकल आ गया, पॉजिटिव प्लेट लगाया तो नेगेटिव पार्टिकल, मीन्स आपने नेगेटिव प्लेट लगाया, नेगेटिव प्लेट तो पॉजिटिव पार्टिकल चला गया, पॉजिटिव प्लेट लगाया तो नेगेटिव पार्टिकल चला गया। अब न्यूट्रल वाला तो कहीं नहीं जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। तो जब न्यूट्रल वाला कहीं नहीं जा रहा है तो उसके बारे में पता करना बहुत डिफिकल्ट था। तो न्यूट्रॉन जो था, न्यूट्रॉन वो चार्जलेस था, इस वजह से इसकी डिस्कवरी बहुत लेट हुई। ये कई बार पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इतना लेट क्यों हुआ। प्रोटॉन की डिस्कवरी की वो भी करीब करीब 40 साल बाद, वो भी तब जब साइंस डेवलप हो गया, साइंस बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, तब भी इतना लेट क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन वॉज चार्जलेस। तो ये पॉइंट आप लिख लेना, क्योंकि न्यूट्रॉन चार्जलेस था, इस वजह से उसका डिस्कवरी बहुत लेट हुआ। चार्जलेस है तो वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से क्या होता है, आपका डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था, उसकी रीडिंग नहीं हो पा रही थी। तो ड्यू टू चार्जलेस होने की वजह से उसकी डिस्कवरी नहीं हो पाई। तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, प्रोटॉन का डिस्कवरी, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। अब हम लोग करते हैं रदरफोर्ड मॉडल।